मुस्कुराना हर सभी के एक कला होती है और सभी को पसंद होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं मुस्कुराहट की बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा इसको पहेली के रूप में नहीं खींचते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ टॉप 100 डेंटिस्ट में से एक डेंटिस्ट के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर सुनील पानट। जी हाँ, और आज मैं करूँगी सीधी बात इनके साथ, और ये एपिसोड पूरी तरह से आपके लिए है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से लोग की एक हल्की लापरवाही उनकी जान भी ले सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN सिटी न्यूज़ चैनल और आपके साथ मैं हूँ तनु वर्मा। और अब हम करेंगे सीधी बात डॉक्टर सुनील पानट से। जो डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं और दांतों को लेकर तो बहुत सारी परेशानियां हम जानते हैं कि गुटखा खाना या फिर खैनी खाना ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह होता है। लेकिन अक्सर ऐसा आजकल मामला देखने को मिलता है, जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से दांतों पे बहुत ज़्यादा असर करता है। क्या कुछ है ये, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। स्मोकिंग के ऊपर जितना भी बोला जाए उतना कम ही है, क्योंकि उससे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि स्मोकिंग करने से दांत पे स्टेन्स आते हैं और दांत दिखने में ख़राब दिखते हैं। ये तो एक दिखने की बात हो गई, लेकिन दांत सिर्फ दांत ही नहीं, तो मुंह में जितनी भी टिश्यूज़ है, टंग है, चीक्स है, तो उन सब पे स्मोकिंग के बहुत बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, सेल्यूलर चेंजेस हो जाते हैं और ये बात बाद में ल्यूकोप्लेकिया होके कैंसर में चेंज हो सकता है, कैंसर में तब्दील हो जाता है। जैसा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मतलब कि दांतों में कैविटी हो जाती है, तो वो छोड़ देते हैं उसको उसी तरीके से। मतलब उनको लगता है कि दांतों में कैविटी हो गई, कीड़ा लग गया, तो अब इसके बाद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दांत निकलवा लिया, उसके बाद का उनको प्रोसेस पता ही नहीं होता है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आज के आधुनिक प्रणाली में क्या कुछ ऐसी तकनीक आ गई है जिसके कारण वो वापस से दांतों को लगवा पाएंगे और वापस से उनके खूबसूरत दांत जो पहले थे वो वापस से दांत निकलने के बाद भी वैसे। दांत अगर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करवाना, ये तो बहुत सालों पहले से डेंटिस्ट्री की जब शुरुआत हो चुकी, तो शुरुआत में तो सिर्फ दांत निकाले जाते थे, लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट होके अभी तक काफ़ी मटेरियल्स आ गए हैं मार्केट में, जिससे हम लोग बिल्कुल नेचुरल दांतों जैसे दांत बना सकते हैं और पेशेंट में बिठा सकते हैं अभी नैनो टेक्निक से। और दूसरी बात यह है कि टिश्यू इम्प्लांट करके उसमें भी दांतों का डेवलपमेंट करने की कोशिश शुरू है। उसमें कुछ लेवल तक लैब में दांत तैयार करने में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक वो टेक्निक हमारे पास आए नहीं कि एक वाइटल दांत मुंह में फिर से उग जाए। लेकिन जो इम्प्लांट डेंचर है, तो उससे आपका दांत जो है उसका भले ही वो नॉन वाइटल हो, लेकिन बोन के साथ में पक्का हो जाता है और उसमें आपका बहुत अच्छे से खाना वगैरह खाने का फंक्शन हो सकता है, दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये मटेरियल के चेंजेस हो रहे हैं और दिन ब दिन और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होती रहेगी, लेकिन आज भी जो जितना हो सकता है वो भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसके बारे में लगभग सभी लोग परिचित हैं, लेकिन क्या कुछ प्रक्रिया होती है इसकी, थोड़ा विस्तार। रूट कैनाल ट्रीटमेंट उन्हीं दांतों की जाती है जिन दांतों को कुछ मार लग जाए या कीड़ा वगैरह लगने से उसमें इन्फेक्शन हो जाए या कभी कभी ब्लड से कोई इन्फेक्शन हो जाए। इन 3 कारणों से दांत नॉन वाइटल बनता है और उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक अभी तो आजकल 70-80 के एज में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हम लोग दांत सेव करने की ही कोशिश करते हैं। दांत निकालने का तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कि जब कुछ बचा ही नहीं है तो निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारा यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दांतों को बचा सके उतनी अच्छी बात है और उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन उनके रिस्टोर कर सके। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत के अंदर जो नस होती है उस नस को निकाला जाता है और जो खाली जगह कैनाल हो जाती है तो उसमें गट्टा परचा या सिल्वर कोन्स भर के उसको पैक कर देते हैं ताकि फिर ऊपर से या अंदर से कोई इन्फेक्शन दांत के बीच में ना आए।
ट्रीटमेंट करने के लिए कभी कभी अगर पेशेंट जल्दी आता है तो एक विजिट में भी हो सकती है, और बहुत लेट आता है तो 5-6 विजिट्स भी लग सकती है। उसके बाद कुछ दिन रुकने के बाद में कैपिंग करना पड़ता है। कैपिंग नहीं किया तो जो दांत है वो ब्रिटल बन के टूट भी सकता है। दांत में कैविटी लग जाए तो उसको निकलवाना ये आखिरी प्रोसेस है। पहले डेंटिस्ट यही कोशिश करते हैं कि आरसीटी करके उन दांतों को बचाया जाए। बहरहाल डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और अगर उन्हें इस प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि उनके घाव सूखते नहीं हैं। उनके लिए ये प्रोसेस कितना मुश्किल हो सकता है? जनरली डायबिटीज़ में हम लोगों ने ऐसे सोच के रखा है कि कोई भी घाव हो तो जल्दी भरता नहीं है, लेकिन अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो हर घाव भर सकता है। पर्टिकुलरली जो सोल्जर्स लोगों में वगैरह गन के बुलेट की वजह से जो घाव होते थे पाँव में या हाथ में, तो वो सूखते नहीं थे। वो घाव बढ़ते बढ़ते हाथ या पैर काटना पड़ता था। इसकी वजह से हमारे मन में धारणा हो चुकी है कि डायबिटीज़ में कोई भी ज़ख़म होगी तो भरती नहीं है। ऐसे नहीं है। मुंह के जो ज़ख़म हैं वो जो बहुत जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि मुंह में सलाइवा होता है और उसकी वजह से जनरली कोई परेशानी होती नहीं है। फिर भी दांत को कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले या जब घाव हो सकता है ऐसी कोई ट्रीटमेंट हो तो उसके पहले हम लोग शुगर टेस्ट कर लेते हैं। शुगर अगर कंट्रोल में है तो ट्रीटमेंट की जाती है, ना हो तो कुछ मेडिसिन दे के उसको कंट्रोल लेवल में लाके फिर ट्रीटमेंट की जाती है। इसलिए आजकल डायबिटीज़ का कोई परेशानी नहीं है। शुगर थोड़ी ज़्यादा भी हो तो उससे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर शुगर कम है, डायबिटीज़ की बिल्कुल उल्टी स्टेज, तो उसमें पेशेंट कोमा में वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन में कमी हो जाती है शुगर की कमी की वजह से। तो इसलिए जब जिनके भी शुगर कम है, और ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं, और जो लोग मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज़ का वगैरह, तो उनका खाना खाने के बाद ही ट्रीटमेंट की जाती है, ताकि मेडिसिन लेने के बाद में शुगर कम ना हो एकदम से। तो बहुत आम सवाल है जो कि हम अपने आम जनजीवन में प्रतिदिन करते हैं। गर्मी का सीज़न है और सभी को गर्मी लगती है, तो हम लोग पहले कोल्ड ड्रिंक्स, अगर पानी दिया जाए या कोल्ड ड्रिंक दिया जाए तो हम कोल्ड ड्रिंक पीना उचित समझते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक हमारे दांतों के ऊपर कितना नुकसानदेहक है? अपनी भारतीय संस्कृति में जब भी मेहमान आते हैं तो उनको गुड़ पानी देना, उसके बाद में नारियल पानी या घर में बनी हुई कोई जूस वगैरह होंगे फ्रूट्स के, तो वो देना, ये अच्छी बात मानी जाती थी। अब दिन ब दिन हमारे खाने पीने के तरीके बदल रहे हैं, तो आजकल जो ड्रिंक्स पीते हैं छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही कॉमन हो गए। और ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो एसिडिक कंटेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से दांतों के ऊपर की इनेमल की परत धीरे धीरे कम होती है और पेशेंट के दांत सेंसिटिव बन जाते हैं। वैसे ही मुंह में अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ये एडिशनल एसिड की वजह से दांतों में कैविटी भी बहुत जल्दी से हो सकती है। तो ये परेशानी अगर टालनी होगी तो हमने जो कोल्ड ड्रिंक्स है फैक्ट्री से बने हुए, जिसमें प्रिजर्वेटिव है बहुत सारे, वो चीज़ें अगर टाल दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बात यही है कि बताते तो सब लोग हैं, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता है। आखिरी सवाल और सबसे आम सवाल, ब्रशिंग, जो कि ब्रश हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन ब्रशिंग करने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग बोलते हैं धीरे ब्रश करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज़ोर से करना चाहिए। मतलब ब्रशिंग कैसे करे कोई? ब्रशिंग करने का बिल्कुल इजी तरीका ये है कि ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे और नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, और जो बाइटिंग सरफेस है या अंदर का सरफेस है उस पर भी ब्रश घुमाना चाहिए, बिल्कुल धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। ब्रश के बहुत सारे टाइप्स होते, ज़्यादातर लोग हार्ड टूथब्रशेस यूज़ करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। तो पैसा बचाने के लिए हार्ड टूथब्रश यूज़ किए जाते हैं, और हाथ में भी पूरा कंधे से लेके हाथ का जो फोर्स है वो ब्रश पे डाला जाता है। तो वैसे न करते हुए सिर्फ अपने हाथ का लाइट प्रेशर के लिए ही यूज़ किया जाए, और उसके बाद में
5 मिनट ब्रशिंग करना बहुत ज़्यादा हो गया, 2 या 3 मिनट ब्रशिंग किया तो बहुत सफिशिएंट है। लेकिन ये ब्रशिंग हर बार खाना खाने के बाद इमीडिएटली बिना पेस्ट के हो तो अच्छी ही बात है, क्योंकि पेस्ट में भी आजकल कई सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। लेकिन रात को सोते वक्त और सवेरे उठने के बाद में जो सिंपल सी टूथपेस्ट है, अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो बिल्कुल सादी पेस्ट लेके उससे ब्रशिंग करना चाहिए। और जब भी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो एंटी सेंसिटिव पेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा है कि जैसे ही छोटे बच्चों को दांत आते हैं तो उस समय हमने अपने हाथों से कॉटन से उनके दांत क्लीन कर देने चाहिए। जब बच्चे को समझ में आता है और बाकी बहुत सारे दांत आते हैं उनके, तब कहीं छोटे ब्रश का बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए और उनको वो हैबिट उसी समय से लगानी चाहिए। इसमें केयरफुल रहना है कि बच्चा जो भी टूथपेस्ट है वो अंदर ना निकले, बाहर थूक दे। तो आपने सुना, अगर आपको भी अपने दांतों की खूबसूरती का ख्याल रखना है तो इन चीज़ों को पालन करना होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि डॉक्टर सुनील पानट टॉप 100 डॉक्टर्स में से एक हैं, चूँकि उनको बहुत जल्द एक निजी जगह पे, निजी स्थान पे, उसका नाम मैं आपको बताऊंगी नहीं, वहाँ पर इन्हें सम्मानित किया जाना है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज डॉक्टर साहब ने ATN के साथ अपना वक्त चुना और आज हम इनके साथ बैठकर इतनी सारी छोटी छोटी व बड़ी बड़ी बातों पर बात कर पाए। और ये चीफ कंप्लेंट हमारे पास लेकर आए हैं गंदे दांत, स्टेन्स हैं उनके दांतों पर। तो ये एक्चुअली पहले 5 से 6 साल पहले तक गुटखा खाते थे, सुपारी खाते थे, पर इन्होंने अभी ये छोड़ दिया है। अब ये आए हैं दांत सफाई के लिए हमारे पास। इनके आप स्टेन्स देख सकते हैं, ये जो रेड कलर के, ब्राउन कलर के स्टेन्स हैं इनके। इसमें हम पूरी ओरल कैविटी, जैसे छोटा सा एक कैविटी बन रहा है इनमें, यहाँ पर ये टच पॉइंट है हल्का सा। सेम उनका यहाँ पर भी कैविटी फॉर्मेशन होगा। इसमें कभी ना कभी उनका खाना जाके अटकता होगा, तो इन दोनों में फिलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ये दो हैं। ऊपर में इन्होंने एक प्रोस्थेसिस लगवाया है, कुछ साल पहले इन्होंने कहीं और से लगवाया था, दांत टूटा था तो इन्होंने कैप लगवाया। अभी भी हम देख सकते हैं ये साइड वाला जो दांत है इसकी थोड़ी सी लेवल कम है, ये उस समय टूटा होगा, जो इन्होंने वो मशीन से इसको सीधा कर दिया। ये हो गया। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक सेकंड, इनके यहाँ पे अब इनकी चीफ कंप्लेंट ये सिर्फ हमारे पास लेकर आए हैं कि डर्टी टीथ, हमें सिर्फ दांतों की सफाई करनी है। पर जैसे हमने ओरल एग्जामिनेशन किया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेडनेस दिख रहे हैं। तो ये रेडनेस जो है, लाइक ये साइड में ना, इसे हल्का हल्का रेडनेस यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, वो थोड़ा बहुत शार्प कस्ट की वजह से, शार्प दांतों की वजह से। बाइट करो, दांत मिलाओ, इनका ही कभी कभी जैसे इसके में फंस जाता है। तो अभी तो दिक्कत नहीं है, तो इनके जो दांत है उनको हमें घिसना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं है। तो पेशेंट को हम लोग यही बताएंगे कि कोई भी हार्ड चीज़ जब आप च्यू करें तो ध्यान से च्यू करें कि एकदम से आपका जो गाल है वो कटे नहीं। और अगर बार बार ये चीज़ होती रहेगी इनमें, तो फिर आके उसका इलाज करना। ओके, वो भी कैंसर का फॉर्मेशन करता है। वो अगर बार बार कटता रहेगा और वहाँ पे छाला बन गया और लंबे समय तक छाला वैसा ही रहा और उसमें बार ट्रॉमा होते रहे, गाल कटता रहे, तो फिर उसमें कैंसर होने की संभावना होती है। फिलहाल आपने जो अभी इनका एग्जामिन किया, इसमें 2 चीज़ सामने आई। एक तो इनका शार्प टीथ के कारण वो बार कट रहा है, और दूसरा ओरल कैविटी। इसके अलावा आपने क्या एग्जामिन किया? इसके अलावा मैंने इनके स्टेन्स देखे, और
और इनके मसूड़े की कंडीशन मैंने देखी, थोड़ी खुली हुई है यहाँ से। और ये ब्लैक जो मैं देख रहा हूँ, जैसा ये मसूड़ा ब्लैक है, ये क्यों है? ये क्योंकि मेलानिन डिपोजिशन, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम जो इंडियंस है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बाकी देश जहाँ पे फॉरेन जैसे अमेरिका में हो गया, वहाँ पे वाइट पीपल ज़्यादा है, यहाँ पर जैसे थोड़े ब्राउन लोग हैं, तो मेलानिन डिपोजिशन की वजह से किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा। वो कुछ आइडियल गम्स का जो कलर होता है वो कोरल पिंक कलर होता है। और कुछ पेशेंट्स में, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये समस्या लेकर के, जब मैं हंसता हूँ तो मेरे मसूड़े काले दिखते हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ? तो हम लोग बताते हैं उनको कि आप जिंजाइवल टी पिगमेंटेशन करें, तो वो लेज़र से भी होता है और दूसरा ब्लेड से भी होता है। और दूसरा कारण इसका ये है, एक तो मेलानिन पिगमेंटेशन हो गया, और दूसरा ये अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उनमें भी हमें ये ब्लैकनेस दिखता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है, बस ये एस्थेटिकली किसी को चाहिए होता है कि कि मैं लुक्स गुड। ओके, फिलहाल आपको इतना मिला इसमें, ठीक, थैंक यू।